नमस्कार। आज हम भारत के नक्शे को एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत है वो भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस कहानी को बयां करते हैं कि भारत असल में राज्यों का संघ कैसे बना और इसका सही मतलब क्या है। और ये कहानी बहुत जरूरी है क्योंकि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जो पिछले 75 सालों में लगातार बदला है, विकसित हुआ है। सही कहा। हर नई सीमा के पीछे एक संघर्ष, एक समझौता और एक नई पहचान की कहानी छिपी हुई है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है, बल्कि ये समझना है कि इस नक्शे की बनावट के पीछे की सोच क्या है। हाँ, ये एक तरह की खींचतान है, एक मजबूत केंद्र की जरूरत और राज्यों की अपनी अनूठी पहचान के बीच। बिल्कुल। शुरुआत के लिए जब हम कहते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये नंबर हमें हमेशा एक पहेली जैसा लगता है। इसके पीछे दशकों का इतिहास छिपा है। सही बात है। हमारे स्रोत इस सफर के बारे में क्या सबसे चौंकाने वाली बात बताते हैं? सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही है कि ये सब कितना जटिल और सोचा समझा है। जैसे आप राजधानियों को ही ले लीजिए। हाँ। ये सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं है, ये शक्ति, पहचान और कभी-कभी तो राजनीतिक सौदेबाजी का भी प्रतीक होती है। ये दिलचस्प है। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि भाई एक राज्य एक राजधानी, बात खत्म। हाँ, आमतौर पर तो यही धारणा होती है। लेकिन स्रोतों में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब उदाहरण है। चंडीगढ़ को ही देखिए। हाँ, चंडीगढ़। ये शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये एक प्रशासनिक पहेली जैसा लगता है। और ये आजादी के बाद के भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान था। देखिए, जब 1966 में पंजाब का भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ, तो दोनों नए राज्य मतलब पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ पर अपना हक जता रहे थे। अच्छा। तो एक अनोखा समाधान निकाला गया। शहर को केंद्र के सीधे नियंत्रण में रखा गया और दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया। ये दिखाता है कि भारतीय संघवाद कितना लचीला हो सकता है। और ये लचीलापन सिर्फ यही नहीं रुकता। कुछ राज्यों की तो एक से ज्यादा राजधानियां हैं। बिल्कुल। जैसे हिमाचल प्रदेश की गर्मियों के लिए शिमला और सर्दियों के लिए धर्मशाला, या फिर महाराष्ट्र जहां सरकार मुंबई से चलती है लेकिन विधानसभा का शीतकालीन सत्र हमेशा नागपुर में होता है। ये क्यों? सिर्फ मौसम की वजह से तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे गहरी राजनीति और इतिहास है। आप महाराष्ट्र का मामला देखिए। बताइए। नागपुर को शीतकालीन राजधानी बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक कदम है। वो कैसे? ये विदर्भ क्षेत्र को, जो कभी एक अलग राज्य की मजबूत मांग रखता था, ये आश्वासन देने का एक तरीका है कि सत्ता सिर्फ मुंबई में केंद्रित नहीं है। अच्छा, मतलब उन्हें भी प्रतिनिधित्व का एहसास दिलाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत में प्रशासनिक फैसले अक्सर गहरी राजनीतिक और सामाजिक मजबूरियों से जुड़े होते हैं ताकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित किया जा सके। वाह, मतलब राजधानियों का बंटवारा असल में राज्य को एक साथ जोड़े रखने का एक तरीका है। मैं हमेशा सोचती थी कि राजधानियां सिर्फ सरकारी इमारतों वाली बोरिंग जगह होती हैं। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहना सिर्फ एक कहावत नहीं है। वहां की तो हवा में आज भी अवधी तहजीब और नजाकत घुली हुई है। और यही इन शहरों की असली ताकत है। ये अपने राज्य की आत्मा को समेटे हुए हैं। आप जयपुर को देखिए, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं। हाँ, पिंक सिटी। वहां का हवा महल और आमेर का किला सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वे राजपूतों के गौरव, इतिहास और वास्तुकला की जीती जागती मिसाल हैं। या फिर शिलोंग। हाँ, शिलोंग, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। वहां की जीवंत संगीत संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता पूरे मेघालय की पहचान बन गई है। तो ये शहर एक तरह से अपने राज्य के कल्चरल एम्बेसडर हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इतिहास और संस्कृति की बात है? आज के दौर में इनका क्या रोल है? और यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इन शहरों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आज सीधे तौर पर इनके आर्थिक विकास से जुड़ा है। अच्छा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को देखिए। उसे भारत की सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जिसने भारत को आईटी की दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। सही बात है। और मुंबई का मामला तो और भी खास है। ये सिर्फ प्रतिभा को खींचता नहीं है, ये उसे बनाता भी है। बॉलीवुड से लेकर फाइनेंस तक मुंबई एक ऐसा इंजन है जो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाता है। मतलब एक राजधानी सिर्फ एक प्रशासनिक सीट से कहीं ज्यादा हो सकती है। बहुत ज्यादा। तो ये जो राजधानियों की व्यवस्था है, ये दिखाती है कि प्रशासन को कितना लचीला बनाया गया है ताकि हर क्षेत्र की पहचान बनी रहे।
और इसी लचीलेपन का एक और बड़ा उदाहरण हमें केंद्र शासित प्रदेशों में मिलता है। हाँ बिल्कुल, जो राज्यों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। एक तरफ राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें हैं, अपनी पहचान है, और दूसरी तरफ ये 8 प्रदेश हैं जो सीधे दिल्ली से चलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर केंद्र शासित प्रदेश के बनने का एक खास कारण है जो उसे राज्यों की श्रेणी से अलग रखता है। इनकी विविधता देखिए आप। हाँ, वो तो है। एक तरफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह हैं जो भारत की समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन पर सीधा केंद्रीय नियंत्रण जरूरी समझा गया। और दूसरी तरफ दिल्ली है, जो देश की राजधानी है, एक विशाल महानगर है और जिसकी अपनी विधानसभा भी है। बिल्कुल। या फिर पुदुचेरी, जहां आज भी सड़कों के नाम फ्रेंच में है और वास्तुकला में फ्रांसीसी झलक दिखती है। सही कहा। पुदुचेरी को इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ताकि उसकी अनूठी फ्रांसीसी विरासत को सहेजा जा सके, जो भारत की ब्रिटिश विरासत से एकदम अलग है। और लद्दाख, जिसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसका अपना रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा एक साइज सब पर फिट हो जाए वाला नहीं है। यह हर क्षेत्र की अनूठी जरूरत और पहचान को जगह देता है। और ये जो पहचान और नियंत्रण की खींचतान है, ये सबसे ज्यादा तब दिखी जब भारत का नक्शा असल में आजादी के बाद बनाया जा रहा था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा दौर था। जब मैंने स्रोतों को पढ़ा तो एक बात ने मेरा ध्यान खींचा कि आज हम जिस भारत को जानते हैं वो 1947 में ऐसा बिल्कुल नहीं था। राज्यों की सीमाएं पूरी तरह से अलग थी। हाँ, वो भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। देखिए, ब्रिटिश भारत में जो प्रांत थे वो प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बने थे, लोगों की भाषा या संस्कृति के हिसाब से नहीं। सही। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की जबरदस्त मांग उठी। लोगों का मानना था कि उनकी भाषा ही उनकी असली पहचान है। और आंध्र प्रदेश का गठन तो एक बहुत ही नाटकीय घटना थी। बिल्कुल। स्रोतों में पुट्टी श्रीमलू के आमरण अनशन का जिक्र है, जिनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। हाँ, और उनकी मृत्यु के बाद जो हिंसा भड़की, उसी के दबाव में सरकार को 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। मतलब ये कि भारत का नक्शा सिर्फ बैठकों में नहीं बल्कि सड़कों पर हुए आंदोलनों से भी बना है। और वो तो बस शुरुआत थी। एक बार आंध्र प्रदेश बना तो फिर मांगों का एक सैलाब सा आ गया। अच्छा। इसके बाद ही 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसने पूरे भारत का नक्शा भाषा के आधार पर फिर से बनाया। 1960 में बॉम्बे राज्यों का बंटवारा हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात बने। हाँ, मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात। ये प्रक्रिया आज तक नहीं रुकी है। सही बात है। साल 2000 में हमें 3 नए राज्य मिले, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो विकास और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर बने। और 2014 में तेलंगाना का जन्म हुआ। तो ये एक लगातार चलने वाली कहानी है। और इसी कहानी का सबसे नया और शायद सबसे विवादास्पद अध्याय जम्मू और कश्मीर में लिखा गया। हाँ। 5 अगस्त 2019 ये तारीख भारत के नक्शे के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ थी। इस दिन संविधान की धारा 370 को बेअसर कर दिया गया। हाँ, और ये एक ऐसा कदम था जिसके दूरगामी परिणाम हुए। जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। हाँ। और लद्दाख, जो बिना विधानसभा के होगा। इस फैसले ने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। स्रोतों के अनुसार सरकार का तर्क था कि धारा 370 की वजह से क्षेत्र अलग थलग पड़ गया था। पेश लाएगा, विकास को गति देगा और आतंकवाद को खत्म करने में मदद करेगा। वहीं स्रोतों में इस पर भी गहरी बहस दर्ज है कि इसका क्षेत्र की स्वायत्ता और दशकों पुरानी पहचान पर क्या असर होगा। हाँ। ये कदम भारत के राज्यों के संघ होने की परिभाषा और केंद्र राज्य संबंधों पर ही एक नई बहस छेड़ देता है। ये दिखाता है कि भारत का नक्शा आज भी विकास के दौर में है और शायद हमेशा रहेगा। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश महज प्रशासनिक इकाइयां नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत की विविधता, उसके ऐतिहासिक संघर्षों और भविष्य की आकांक्षाओं का जीता जागता नक्शा है। सही कहा। संविधान की पहली पंक्ति इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। हर राजधानी एक छोटा भारत है।
जहां इतिहास, संस्कृति और भविष्य एक साथ धड़कते हैं। राज्यों की एक कहानी ही भारत की कहानी है कि कैसे एक देश अपनी इतनी विशाल और जटिल विविधता को एक संघ के धागे में पिरो कर रखता है, जहां हर हिस्से की अपनी पहचान भी सुरक्षित रहती है और वो एक मजबूत केंद्र से भी जुड़ा रहता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक भारत में आज लगभग 797 जिले हैं और प्रशासनिक सुविधा के लिए लगातार नए जिले बनते रहते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी और ज़रूरतें बदलेंगी, क्या भविष्य में हमें और भी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे? आज से 50 साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिख सकता है?